वालेकुम सलाम बच्चे, तो सडीर जोश के। अब बच्चे आपका कॉलेज इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुल जाएगा, ठीक है? खुश है कि नहीं? ना मैडम? मैंने कहा कॉलेज बहुत जल्दी रीओपन हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है? शुक्र है। अच्छा बच्चे ये बात है, चलो मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूँ, कैसे ना हो टाइम खत्म हो जाए और ये लेक्चर रह जाए। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों को लेक्चर में कोई पॉइंट नहीं समझ आता अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, तो आप खैर बच्चे नोट डाउन कर ले। जैसे कॉलेज खुलेगा जिस टीचर ने आपको जो लेक्चर दिया आप आसानी से जाके उनसे वो वाले क्वेश्चन पूछ सकती हैं, ठीक है बच्चे? ऐसे हो सकता है कि मे भी कोई लेक्चर, क्योंकि ऑनलाइन इज नॉट दैट ईजी टू अंडरस्टैंड लाइक इट इज़ फिजिकली, ठीक है? तो आप आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, जिस टीचर ने जो भी लेक्चर दिया है, यू कैन कम एंड डिस्कस इट विद देम. So let's start today's topic. It's a very important topic. No, Monday to not necessarily, because we have to rearrange the timetables and everything. It's not that easy. आपको खुद पता है. अभी तो आपका timetable is very different. Like one teacher can teach all the 4 batches at the same time. If we have to restart the classes, then you'll be needing 4 teachers like previous. कि वो 4 batches को लेगा. Similar in SGD, you'll be needing 4 teachers for that, for everything, for DSL and for everything. So we have to make new timetables right away. ठीक है? लेकिन होपफुली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट हो जाए, ताकि आप लोगों का टाइम और ना वेस्ट हो. ऑलरेडी यू पीपल हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, ताकि आप लोग ऑन टाइम प्रमोट हो जाए अपने नेक्स्ट ईयर और आपका सेशन और डिले ना हो. बस अल्लाह हम सबको कोविड से बचाए, आमीन. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज का जो टॉपिक है, दिस इज कोरोनरी सर्कुलेशन. फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एनाटमी में भी आप पढ़ते हैं व्हाट आर द about the cardiac circulation, which are the arteries which are supplying it, because nowadays ischemic heart diseases जैसे angina हो गया, myocardial infarction, जो आम लोग उसको heart attack कहते हैं, it has become so common that even at the age of 35 years you'll be seeing people coming to the CCU in hospitals and dying on the spot from the first heart attack. Because उसकी reason क्या है कि अगर आप मैं और आप comparison कर ले बच्चे, so as compared to the previous generations, day by day और लाइफ एक्टिविटी इज डिक्रीजिंग. हम लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर काम हम करते हैं वी यूज़ और ब्रेन बट नॉट वी डोंट यूज़ एनी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है? जैसे पहले लोग करते थे. और आपकी जनरेशन जो है, अल्लाह आपको बचाए, आप लोग तो ये वीडियो गेम्स और लैपटॉप से उठाए तो मोबाइल में स्टार्ट हो जाते हैं, मोबाइल से उठाए तो प्ले स्टेशन पे बैठ जाते हैं. मतलब यू पीपल आर ऑल द टाइम सिटिंग, ठीक है? सो प्लीज ट्राई टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी. आई नो आप लोगों की लाइफ जो स्केड्यूल्स है दैट्स वेरी टफ, अब पढ़ना पड़ता है, लेकिन बच्चे एक या 2 घंटे निकालें, एक तो नमाज़ें रेगुलरली पढ़ें ताकि कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी रहे. प्लस एटलीस्ट 40 मिनट्स रन. आपकी एज में तो मैं रन या जॉगिंग कहूँगी, या अगर आप किसी कोई बहुत मोटा है तो खैर वॉक कर रही, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने लिए ज़रूर रखें. So, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with today's topic, that is coronary circulation. So, heart is no doubt supplying blood to all the tissues in the body. But since heart itself is a very active organ, so obviously the tissues of the heart also need energy and oxygen, which is supplied by different arteries that are known as coronary arteries. So heart is supplied mainly by 2 coronary arteries, a right and the other one is the left one. These coronary arteries arise at the root of the aorta. So every time when the heart pumps blood, the cardiac output जैसे निकलता है, so 5% of the cardiac output moves into the right and the left coronary arteries and immediately supply the cardiac muscle or the cardiac tissues and give it oxygen. ठीक है? These are the coronary arteries. आप अगर इसमें देख लेते हैं तो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है. आगे जाके अगर आप देख लें तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी है एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी. सिमिलरली द अदर वन इज द राइट कोरोनरी आर्टरी, और एक वहाँ पे आपको कोरोनरी वेन भी दिखाया गया है. द अदर थिंग इज अच्छा, इसमें ये बात है कि जो आर्टरीज जो होते हैं इनके बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ एनास्टोमोसिस, and these anastomosis is very very important. This is the reason we ask every person to exercise to the point of breathlessness. अगर आप नॉर्मल स्टेज पे अपने हार्ट को रखेंगे तो जो एनास्टोमोसिस है, मतलब the thin blood vessels which are connecting these two arteries together,
they will remain very narrow and not very well developed. लेकिन अगर आप डेली इतना एक्सरसाइज करेंगे, चाहे सीढ़ियाँ चढ़े, ऑन द स्पॉट जंपिंग करेंगे, whatever, कि जब तक आप ब्रेथलेस ना हो जाए, हार्ट रेट आपका बढ़ जाए, तो इसमें एनास्टोमोसिस बिकम वेरी वेल डेवलप्ड। अब उसका फायदा मैं आगे जाके आपको डायग्राम्स में बता दूंगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक आर्टरी है and it gets blocked at this point, but if there is anastomosis, means that the branches connect with one another, this branch is connecting with this, ठीक है, या with any other vessel, so the even if there is a block over here, तो एक bypass आपके पास present होगा जिसके through the blood will be supplied to that tissues, and the tissue will not become ischemic and it won't die. So coronary arteries, the left coronary artery supplies mainly the anterior. अच्छा, इसमें ये कोरोनरी आर्टरीज की जो सप्लाईज बताई गई है, आई वोंट गो इनटू द डिटेल, क्योंकि इसमें इस तरह से होता है कि आप लोग वैसे भी ये एनाटॉमी डिटेल से पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप लोग क्या ये मतलब सोचेंगे कि सिंस ब्लड इज प्रेजेंट इनसाइड द कार्डियक चेंबर्स, ठीक है, एंड इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड, सो यू कैन थिंक कि व्हाई नॉट ये कार्डियक मसल जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन क्यों नहीं डिराइव करता फ्रॉम द that blood which is present inside the heart. So इसमें होता है only the 1/10 millimeter of the endocardial surface can obtain significant nutrition directly from the blood inside the cardiac chambers. But when you will be doing the dissection of the heart, आपको नजर आएगा कि heart जो cardiac muscle है, it is very thick and it needs a lot of energy and a lot of oxygen supply. So it depends mainly on the coronary arteries for the oxygen supply. Then the coronary venous blood. You can do this also indirectly in the anatomy, so there's no need to go into the details. Now, at rest, the nominal coronary blood flow is about 5% of the cardiac output. You should remember this sentence, क्योंकि अगर आप उसमें directly value बताएंगे, तो ये है कि resting coronary blood flow in the resting human being averages 70 ml per minute per 100 grams of heart weight, or about 225 ml per minute, which is about 4 to 5% of the total cardiac output. Normal cardiac output in an average young adult male is about 5 liters per minute, and so 225 becomes 5% of the total cardiac output. So there's no need to memorize 225 या 70 ml. आप कैसे, आप simply ये याद रखिए कि 5% of the total cardiac output is given to the heart. Now in strenuous exercise, what will happen? During strenuous exercise, slide show नहीं हो रहा है sir. अभी हो रहा है, disturbance थी and we are disconnecting that student who is trying to create problems for you. उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया. अभी नजर आ रहा है बच्चे? अब नजर आ गया. Yes ma'am. अच्छा, इस जो प्रीवियस स्लाइड था उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस थी बच्चे, उसमें ये था कि रेस्टिंग स्टेज में जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं, so 5% of the cardiac output will go directly to the heart. ठीक है, ये वाला स्लाइड आपने मिस किया. नेक्स्ट. Now in strenuous exercise where you are exercising vigorously, heart in a young adult increases the cardiac output 4 to 7 times, pumping blood against a higher than normal arterial pressure. देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर टेम्परेरीली इंक्रीजेस. ये आप लोग इवन जो होते हैं फिजियोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में भी ये कर लेते हैं. इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड पोस्चर ऑन द ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ योर प्रैक्टिकल्स. So during exercise, the blood pressure increases and the heart has to increase its cardiac output as well. So heart has to do extra work. That is to push a large amount of blood against a higher pressure. So this increases the work of heart 6 to 9 times than normal. So the coronary blood flow in exercise will then accordingly increase 3 to 4 times to supply the extra nutrients needed by the heart. बच्चे, एक बात है, आप मेरी एक बात सुने. आप में से anyone who is not interested in listening to the class, it's much better if you people don't make any disturbance for the rest of the students who are attending the class. Like I'm not interested in your attendance at all. आप आए या ना बैठे, even अगर 5 students बैठ के they are listening for me, I'm speaking just for them. If you think you can do it all by yourself, so it's much better you leave the class and don't attend it at all. ठीक है, rather than disturbing other people. इसमें सिर्फ ये नहीं है कि बुरा लगता है, इसमें गुनाह भी है. अगर आप लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, तो ऐसे गुनाह के काम ना करें कि लोगों के लिए आप तकलीफ या अजियत का
जरिया बन जाए, ठीक है। तो मेरा ये मशवरा है, बाकी आप यंग बच्चे हैं, इतने छोटे भी नहीं है, यू आर ऑल अबाउट 18 years and above, so you know very well. So efficiency of the heart utilization of its energy increases to make up for relative deficiency of the coronary blood supply. Now this is a very important point. In all the tissues of the body, आप normally at rest क्या होता है कि every tissue in the body तकरीबन oxygen 45% of oxygen जो arterial blood में होता है, it takes up only that. सिर्फ एक्सरसाइज में it extracts 50% or greater amount of oxygen. So at rest blood में जो ऑक्सीजन होता है, so only 25% is extracted by all the tissues in the body. But in heart it is the opposite. Even at rest the heart can extract 70 to 80% of oxygen from the blood. The reason for this efficiency is कि heart में के जो cardiac muscles है, they have a lot of mitochondria. इतने ज़्यादा कि 40% of each cell is filled with mitochondria. बस ना वाला है, मेरा तो show की next. So this is slide visible there. Coronary blood flow. So 2/3 of the coronary blood flow during diastole and 5% of cardiac output goes through the coronary arteries. 70% of the oxygen is extracted by the myocardial tissues of the heart in comparison to the rest of the body, which extracts only 25%. During times of extreme demand, the coronary arteries can dilate up to 4 times greater than normal. Why is the heart extracting 60 to 70 or 80% of oxygen? The answer is because the heart muscle has more mitochondria. Up to 40% of the cell is occupied by the mitochondria, which generates energy for contraction by aerobic metabolism. Therefore, a heart needs oxygen. When more oxygen is needed, for example, during exercise, this can only be achieved by increasing the blood flow through the coronary blood vessels to the heart. Now, physics changes in coronary artery flow during systole and diastole. Next. मैम ये बात कर रहे हैं 60 to 70% ऑक्सीजन वाली बात। अच्छा, 60 to 70% इसलिए होता है बच्चे कि नॉर्मल टिश्यूज को दे डोंट नीड दैट मच ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि उनका वर्कलोड एड्रेस इज नॉट दैट मच. जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिटिंग, सो जस्ट इमेजिन द मसल्स इन योर लेग व्हिच आर द गैस्ट्रोनोमियस, सोलियस वगैरह सारे हैं, which later on you will study. If you are just sitting, these calf muscles won't be needing that amount of energy. So even if the arterial blood comes to these tissues, it will extract only at the most 25% of oxygen that is present in the blood. But heart अगर आप सोचे तो during intrauterine life ये start करता है pumping during the about the third month, ये third week of जो pregnancy के बाद ये start करता है, और उस time से लेके till death it keeps on beating. So the heart is never at rest. It is working day and night. चाहे आप काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, it is working. So naturally the heart needs more oxygen as compared to the rest of the tissues, and it also the cardiac cells needs a lot of energy. For that purpose अल्लाह ताला ने उनमें बहुत ज़्यादा mitochondria बनाए हुए हैं, so that which will form ATP in the for energy, ठीक है. तो अगर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है और वो ATP जनरेट करने हैं, so naturally it will need fuel in the form of oxygen which needs to be extracted from the blood. So even आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, heart has the ability to extract 60 to 70% of oxygen from the tissues. यही रीज़न है बच्चे कि जब कभी भी आपका ऑक्सीजन मतलब जब आप एक्सरसाइज करते तो आप खुद सोच लें आपके सारे मसल्स में the oxygen demand will enhance. But the people usually starts feeling it more in the cardiac muscle. The reason is कि heart depends a lot on oxygen. अच्छा, ये जो डायग्राम है इसको अगर आप गौर से देख ले तो एक जगह पे लिखा हुआ है सिस्टली, दूसरी जगह पे है डायस्टली. The red line shows you the blood flow. You can see during systole the blood flow is very less as compared to diastole. Can anyone tell me why this is so? Maybe due to contraction वो constrict हो जाती होंगी. Yes, excellent. Whenever the heart contracts, obviously आप लोग systole में the heart contracts very forcefully. So the vessels which penetrate the cardiac musculature to supply the cardiac muscles, they will become completely closed. So no blood will flow to the heart during systole. अच्छा, फिर diastole के beginning में अगर आप note करें, so there's a big spike. स्पाइक ये होता है कि सिस्टली में द ब्लड इज नॉट फ्लोइंग, सो बैकवर्ड प्रेशर ब्लड में डेवलप. अगर आप एक पाइप में पानी आ रहा है और आप सामने से पाइप को बंद कर दें तो पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि जैसे आप पाइप को छोड़ेंगे खोला तो नेचुरली द
वो जो पानी है बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर जाएगा. So during systole the blood vessels are completely closed, so the blood in that area develops a lot of pressure. So during diastole, as soon as the cardiac muscle relaxes and the vessels become open, this extreme pressure causes the blood to flow extremely rapidly, which gives you a big spike. फिर स्पाइक के बाद अगर आप नोट करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेटू फॉर्म में नीचे आ रहा है till the beginning of the next systole. इसकी समझ आ गई बच्चे? No, ma'am. अच्छा नहीं मैं अच्छा नो मैम अच्छा I'll explain to you. अच्छा देखिए आप लोग ये देख लें सिस्टली में the cardiac blood flow is minimum and during diastole it is maximum. During systole the cardiac muscles contract. ठीक है तो blood vessels have to penetrate the cardiac muscles in order to give it blood. So अगर muscle contract करेगा so these vessels which are penetrating the cardiac muscle they will become closed because of the external pressure. So backward pressure build up हो जाएगा and the moment these blood vessels dilate become dilated, so the blood will move through the vessels with a great force, which will give you this spike, which you can see at the beginning of diastole, and then after that you can see कि blood flow फिर slowly ज़रा decrease इसलिए हो गया कि maximum blood तो starting ही में चला गया और फिर gradually ये slowly जा रहा है. ठीक है, giving you a plateau. अच्छा, these are known as the epicardial coronary arteries. Actually, we have arteries on the upper surface of the heart. You can call it the epicardium, and there we have arteries on the inner aspect of the cardiac artery. You can call it the endocardium. ठीक है? So यहाँ दोनों जगह पे blood vessels है, and then you have got small arteries which are communicating these two channels in order to ensure complete blood supply to the cardiac muscle. इसमें आप देख ले आपस में भी communicate कर रहे हैं और साइड पे छोटी-छोटी branches भी हैं. So on the outer surface are epicardial coronary arteries that supply most of the muscle. Smaller intramuscular arteries derived from the epicardial arteries penetrate the muscle, supplying the needed nutrients. Lying immediately in beneath the endocardium is a plexus of the subendocardial arteries. अब इस diagram या figure को आप देख ले तो आप खुद सोच लें कि ये जो arteries which are penetrating the cardiac muscle, so naturally during systole these will completely close and the blood will stop flowing in them from the outer surface to the inner aspect. During systole, blood flow through subendocardial plexus of the left ventricle is reduced, where the intramuscular coronary vessels are compressed greatly by ventricular muscle contraction. Extra vessels of the subendocardial plexus normally compensate for this. ठीक है? Now, control of the coronary blood flow. How the coronary blood flow can be controlled? So, local muscle metabolism is the primary controller. Of the D-side, you have nervous control of coronary blood flow. First one mute के आसान कर ले. मैम ये फेक अकाउंट बार बार एंटर होता है और फिर लीव कर लेता है और डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है. I don't know ये कौन है और कौन बस मैं क्या I don't want to use the words for him कि लेकिन मैं इसको if anyone can help me in finding out who this person is, I'll be really grateful. ठीक है? The moment the college reopens, if any one of you just tells me who is this guy, I'm sure it must be a boy because I know females are far more decent. लेकिन आप लोग अगर मुझे point out कर दे, it will be very helpful. And I'll assure you, I won't disclose your name at all. ठीक है? अच्छा बच्चे, this is an important point. If anybody asks you how the coronary blood flow can be controlled, so there are two factors. One is the nervous control. Just directly आप कह सकते हैं कि autonomic nervous system is the main controller of the cardiac coronary blood flow. But on the other hand, the local muscle metabolism is the primary controller in this case. Local muscle metabolism का मैं आपको तरीका बताता हूँ. Naturally, if the cardiac muscle starts working, okay, so it needs energy. To provide energy, the ATP will be first converted into cyclic AMP, you know it, and in the extreme cases, then the AMP is further degraded and then adenosine will be released. Okay? So greater the muscle metabolism, greater will be the form of adenosine that will be released. Now this adenosine is a local vascular dilator. It can dilate the cardiac vessels a lot and it will lead to increased blood flow to the cardiac muscle. So always remember that local muscle metabolism is the primary controller of the coronary blood flow.
greater the oxygen demand and greater will be the blood flow to the heart. On the other hand, the nervous control of coronary blood flow, so direct effects of nervous stimuli on the coronary vasculature can also occur. Sympathetic, greater effects than parasympathetic. I'll show you the details now. Factors affecting blood flow to coronary arteries. Number 1 is the pressure in aorta. Number 2 is chemical factors. Number 3 is neural factors. Pressure in aorta का ये मतलब है, for example, अगर किसी का accident हो गया बच्चे, and due to that there is excessive blood loss. So if the blood volume decreases, automatically the blood pressure will also decrease. The venous return to the heart will decrease, and also the cardiac output will decrease. So if the cardiac output is decreased, so obviously the blood supply to the vessels which are supplying to the heart, that is coronary arteries में भी blood flow कम हो जाएगा. समझ आ गई? मतलब अगर किसी रीजन से भी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तो aorta में प्रेशर कम होगा, the blood which is pumped by the aorta will be like less effective, and less blood will be supplied to all the tissues including the heart. Chemical factors में वही adenosine वाली बात आती है कि local chemical factors which are secreted during excessive metabolism, they will affect the coronary arteries and they will dilate it. Neural factors में आते हैं sympathetic and the parasympathetic fibers. So coronary blood flow show considerable auto-regulation. मतलब auto-regulation, it is regulated automatically, you are not even aware of it. So whenever the vigor of cardiac contraction is increased, vigor means the strength of cardiac contraction is increased regardless of the cause. मतलब regardless of the cause, whether it is due to increased in the exercise या अगर किसी में वॉल्यूम और लोड हो जाए किसी वजह से, जैसे किसी को ड्रिप्स आप बहुत ज़्यादा लगा दे और उसमें ओवर हाइड्रेशन हो जाए तो वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा और ऑटोमेटिकली कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा. तो इस केस में हार्ट हैज टू कंट्रैक्ट वेरी फोर्सफुली. फ्रैंक-स्टार्लिंग लॉ अगर आपको याद हो, ठीक है. So whenever the force of contraction of cardiac contraction is increased, regardless of the cause, rate of the coronary blood flow will increase. Conversely, decreased heart activity is accompanied by decreased coronary blood flow. So आप in short कह सकते हैं कि जितना डिमांड होगा उतनी फ्लो होगी, ज़्यादा काम करेगा हार्ट तो ज़्यादा डिमांड होगी for oxygen and the flow will increase. On the other hand, less काम करेगा तो there will be less demand for oxygen, so the coronary blood flow will decrease in this case. Chemical factors affecting the coronary blood flow. Lack of oxygen, that is, we can also call it hypoxia. Number 2, increased local concentration of carbon dioxide. Agar heart cardiac muscle increases its activity, so it will use a lot of oxygen and give out a lot of carbon dioxide. So naturally, oxygen concentration in that part will decrease, which is known as lack of oxygen or hypoxia, and locally this concentration of carbon dioxide will increase. As you all know, कि carbon dioxide में ये tendency है कि it combines with the water which is present in the surrounding tissues, form carbonic acid, and then this carbonic acid dissociate into hydrogen ions and bicarbonate ions. So whenever the carbon dioxide concentration increases, तो वहाँ पे hydrogen ion की concentration भी increased हो जाती है, ठीक है. Similarly, there will be local concentration of potassium ions will also increase in this case, ठीक है. Then local concentration of lactate, prostaglandin, adenosine, adenine, nucleotides. ये जो नाम है आप सारे नहीं याद कर सकते तो एटलीस्ट कुछ इनमें से याद कर दे, जैसे एडेनोसिन. व्हेनेवर मसल मेटाबॉलिज्म हो या इवन सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो इनहेंस्ड होता है तो वहाँ पे लोकली केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो सीक्रेट हो जाते हैं. जैसे इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आते हैं और जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में हिस्टामिन भी रिलीज हो जाता है. तो ऑल दिस लीड्स टू वेसोडाइलेटेशन. कार्डिक में एडेनोसिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ATP. अच्छा, लैक्टिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होगा वो आगे जाके आपको मैं बताऊंगी. दैट अकर्स ड्यू टू एनारोबिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. इसका फिर मैं आपको बताऊंगी कि कार्डियक पेन क्यों होता है. अच्छा, adenosine which is formed from ATP during cardiac metabolic activity causes coronary vasodilatation. ठीक है. So this is the main vasodilator for the cardiac muscle. और इसके जो आगे डिटेल है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है. Neural effects which are affecting the coronary blood flow, this with sympathetic and parasympathetic will occur. Sympathetic stimulation. Coronary arteries have alpha receptors and beta receptors. So जब sympathetic vessels they stimulate the alpha adrenergic receptors,
This will lead to vasoconstriction, and whenever they stimulate the beta adrenergic receptors, vasodilation will occur. ठीक है? Stimulation of autonomic nerves to the heart can affect the coronary blood flow both directly and indirectly. The direct effect results from action of neurotransmitter substance acetylcholine, which is secreted by which nerves? Which is sympathetic या parasympathetic? Parasympathetic, ठीक है? और norepinephrine and epinephrine, which are secreted by the sympathetic. The indirect effect results from secondary changes in coronary blood flow caused by increased or decreased activity of the heart. इस तरह से होता है कि for example sympathetic activity, आपको fight या flight response अगर याद हो, तो जैसे sympathetic nervous system activate होता है तो उस time आपका heart rate increased हो जाता है, ठीक है? So activity of the heart increases. तो इसमें तो एक तो ये सिंपैथेटिक डायरेक्टली भी इसको अफेक्ट कर सकते हैं ब्लड वेसल्स को, लेकिन इफ द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इंक्रीजेस तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर सेल्स की इंक्रीज होगी तो लोकल वेजोडाइलेटर जैसे एडोनिसिन वगैरह वो भी रिलीज होंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, हाइपोक्सिया, कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज, हाइड्रोजन आयंस विल इंक्रीज, एंड ऑल दीज विल लीड टू वेजोडाइलेटेशन. The indirect effect plays a far more important role in normal control of coronary blood flow. This means कि direct effect of sympathetic या parasympathetic इतना ज़्यादा नहीं है जितनी activity of the heart increase या decrease हो उसका effect होता है on coronary blood flow. It's a very simple thing. There's nothing to मतलब ये इसको डिटेल में मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि बच्चे MCQs में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे क्वेश्चंस आए कि द coronary blood flow is influenced mainly by, तो उसमें आ सकता है sympathetic, parasympathetic, the local factors. ठीक है बच्चे, तो उसमें तो ऐसे ये sympathetic, parasympathetic are both correct as well, लेकिन the local factors are the most important ones. So you have to choose the best answer in the MCQ. So it can come in MCQs as well. So that's why you have to clear up your mind कि क्या चीज़ इस पे ज़्यादा इफेक्ट करेगी. सिंपैथेटिक खैर ये वही रिपीटेशन है कि जैसे ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो हार्ट रेट और हार्ट कंट्रैक्टिविटी इंक्रीज होती है और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है, वही सारा है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ इन वेगल स्टिमुलेशन इट रिलीजेस एसिटाइलकोलिन. इट स्लोज द हार्ट एंड हैज अ डिप्रेसिव एक्टिविटी ऑन हार्ट कंट्रैक्टिलिटी. ऑब्वियसली जैसे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है या वेगल स्टिमुलेशन, जैसे आप लोग सो रहे होते हैं तो उस टाइम आपका हार्ट रेट कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन आल्सो डिक्रीजेस स्लाइटली. सो दीज इफेक्ट्स decrease the cardiac oxygen consumption and therefore indirectly will constrict the coronary arteries. So वही बात है कि जितना आप काम करते हैं आपको उतना ज़्यादा you need a lot of food for that and energy. Similarly, the heart muscle, if it's working a lot, it will need more oxygen and more blood supply. If it is working less, so it will need less oxygen and less blood supply. Effects of nervous stimuli on the coronary vasculature, ये वही है सारा बच्चे. There's a lot of repetition in this. Now we'll come to the special features of the cardiac muscle metabolism. At rest, the cardiac muscle normally consumes fatty acids to supply most of its energy instead of carbohydrates. जैसे आम टिश्यूज में हम लोग आप लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में we'll be discussing with you in endocrinology especially कि बॉडी के लिए दो sources of energy होते हैं. One is fatty acids and the other one is glucose. लेकिन हर एक जो ऑर्गन अल्लाह ताला ने बनाया होता है इसकी अपनी एक प्रेफरेंस होती है. जैसे यू ऑल नो कि जब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जैसे रमज़ान में अफ्तारी के करीब होता है, तो सबसे पहले आपके हार्ट पे इतना इफेक्ट नहीं होता. यू फील मतलब आपको चक्कर आने लगते हैं, लाइट हेडेड यू फील. सो दिस मीन्स के द ब्रेन डिपेंड्स ओनली ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी. ठीक है, जब भी ब्रेन को एनर्जी की जरूरत होती है इट नीड्स ग्लूकोज. सिमिलरली अगर आप लोग फॉर एग्जांपल एग्जाम्स में होते हैं तो जैसे ही आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो आप प्रॉपर्ली नहीं सोच सकते. देन यू टेक सम मील और चॉकलेट वगैरह ले ले तो देन योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग अगेन प्रॉपर्ली. सो लेकिन हार्ट में इट्स नॉट द सेम. It does not depend upon glucose for its main energy supply. It depends mainly on fatty acids. Similarly, brain mainly glucose पे है, fatty acids पे नहीं है. लेकिन बहुत special cases में अगर glucose की बिल्कुल भी availability ना हो, then the brain can use fatty acids. Similarly, is the case with the cardiac. It's the reverse. Heart normally हर हाल में fatty acids को use करेगा. ठीक है, during aerobic metabolism.
मतलब जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में अगर इट कैनॉट मतलब अगर बहुत एनारोबिक कंडीशंस आ जाए, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाए हार्ट में, then it can use glucose for energy, and during that process glycolysis lactic acid is produced, and this lactic acid then leads to the pain which you feel in the heart during angina or heart attack. ये इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप लोग अगर बहुत ज़्यादा भागने लगे, रन करने लगे, तो अगर आप नॉर्मली से ज़्यादा भागते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी लेग मसल्स में बहुत सीवियर पेन होता है। या आई थिंक एफएससी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें ये होता है कि जब आप नॉर्मली से ज़्यादा भागते हैं और आपका वेसल्स इतने वेल डेवलप नहीं होते कि सप्लाई द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द लेग मसल्स, सो द muscle starts getting energy from anaerobic metabolism, that is in the metabolism without using oxygen. In that lactic acid is produced, and then that lactic acid produces pain in the leg muscles at the end of the day. ठीक है? So about 70% of total energy from fatty acids से derive करता है heart. So it's the main source of energy. जी अभी मैं आपको आगे बताता हूँ जी। फैटी एसिड जो है ना वो ग्लूकोज से रिच सोर्स है एनर्जी का। हाँ वो तो और हार्ट जी जी हार्ट रेजिस्टेंट कंडीशन में हार्ट को लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू एक्सरसाइज कंडीशन। नहीं अभी मैं आपको चाहिए तो ये था कि एक्सरसाइज स्टेज में फैटी एसिड। अच्छा मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है बच्चे। However, under anaerobic or ischemic conditions, glycolytic metabolism is required, and glycolysis consumes tremendous amounts of blood glucose and form large amounts of lactic acid, ठीक है, which is one of the causes of cardiac pain in cardiac ischemic condition. Glycolytic conditions तब arise करते हैं, anaerobic conditions कब होते हैं बच्चे, कि when the heart activity increases and the coronary blood flow is not sufficient to supply the amount of oxygen it needs. So in this case, there will be no oxygen to the tissue जहाँ पे ब्लॉक होगा आर्टरी में, ठीक है, तो उस पार्ट में एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चे। एरोबिक नहीं होगी, एक एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है कि एनारोबिक, ठीक है बच्चे। तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ये आई थिंक यू मस्ट हैव डन इट इन एफएससी एज वेल, ठीक है। So hypoxia, release of adenosine and dilation of coronary arteries ultimately can lead to the vasodilatation. Now coronary heart diseases, इसको कहते हैं हम ischemic heart diseases, ठीक है। Ischemic means you know what is ischemia, that is lack of blood supply to any tissue. इसमें आता है एक angina pectoris और एक होता है myocardial infarction. Remember बच्चे, angina और myocardial infarction में एक चीज़ है, angina में the pain arises but it is reversible and there is no permanent damage done to the heart tissue. Myocardial infarction is a little bit different than angina. It means कि the ischemia is prolonged for such an extent कि उसमें damage to the cardiac muscle occurs and this damage is then permanent. समझ आ गई? मतलब एंजाइना का पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको इन टाइम ट्रीट किया, so when he or she becomes normal, you can do the echo जैसे it's like an ultrasound of the heart, आपको पता चल जाएगा कि no permanent damage has been done to the heart. मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट आता है, आप उसको ट्रीट करते हैं, अल्लाह की मर्जी से बहुत लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन देयर इज अ लिटिल पार्ट ऑफ इस्कीमिक टिश्यू which is completely damaged and it is usually permanent, ठीक है। So first I'll discuss a little bit of angina pectoris with you. There is reduced coronary artery blood flow due to atherosclerosis, that is cholesterol deposition subendocardially, which is also known as plaque, ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फैटी डाइट्स ना लो, तो इसमें यही प्रॉब्लम होती है, इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग इन द कोरोनरी आर्टरीज। मैं इसकी पिक्चर्स अभी आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। The most common cause of death which results from insufficient coronary blood flow is coronary ischemia. 35% of people in the US die of this cause every year. असल में यूएस में ये कॉज इसलिए होता है कि वहाँ के लोग वर्कहोलिक होते हैं, उनकी एक्सरसाइज यूजुअली कम होते हैं, और आप लोगों को अगर पता हो तो ओबेसिटी इज वेरी कॉमन इन द यूएस एज कम्पेयर टू और कंट्रीज। वहाँ पे मेजॉरिटी लोग बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, मतलब ये नहीं कि 100 kg या क्या, वो इवन 600 pounds तक they reach. So naturally in such patients then diabetes, ischemic heart disease, all these become very common.
Some deaths occur suddenly as a result of acute coronary occlusion. अगर एक coronary artery completely close हो जाए, block हो जाए, तो उसको फिर हम कहेंगे myocardial infarction और fibrillation of the heart. Fibrillation terminology का ये मतलब है कि normally heart जैसे contract करती है होती है systole diastole. Fibrillation means when the rhythm becomes completely irregular. प्रॉपर सिस्टली डायस्टली नहीं होगी, उसके अगर आप ईसीजी करेंगे तो आपको एक जैसे कीड़े की तरह वेवी मतलब ईसीजी आएगी एंड देयर विल बी नॉर्मल पी या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा. इस केसेस में ऑब्वियसली द ब्लड सप्लाई टू द टिश्यूज विल सफर एंड द पर्सन विल कम टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही और शी विल कोलैप्स. उसमें सिंकपी भी कहते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं. Whereas other deaths occur slowly, weeks to years, as a result of progressive weakening of the heart pumping process, congestive heart failure. ये वो केसेस है कि अगर हार्ट अटैक वाला पेशेंट आपके पास आए, आपने उनको सेव कर दिया और a portion of the heart becomes damaged completely. Now this, because of this damaged portion and also with aging, the heart will become gradually weaker and weaker, और weeks में या depending upon amount of the damage years में इन लोगों में congestive heart failure होता है, मतलब हार्ट उनका weak हो जाता है. congestive ये होता है कि congestive term का ये मतलब कि it contains a lot of blood all the time, मतलब even during systole it cannot empty itself completely, some blood remains in it. ठीक है, तो ये खैर इंशाल्लाह जब कॉलेज स्टार्ट होगा आप अगर मेरे साथ डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको पूरा ये प्रोसेस प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगी. Atherosclerosis as a cause of ischemic heart disease. The most common causes for ischemic heart disease are cigarette smoking, hypertension. Hypertension का ये मतलब नहीं है कि controlled hypertension. Hypertension means एक बंदे को hypertension है and she is not taking care of it, regular drugs नहीं ले रहे, so in this cases then damage can occur. Similarly, diabetes mellitus भी यही केस है. डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को आप लोग ये समझाएंगे कि अगर आपको किसी टाइम हम कह दें कि हाँ आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, दिस मीन्स इट इज़ नॉर्मल विद द ड्रग्स. हमारे लोग अनएजुकेटेड होते हैं, व्हेन यू टेल देम यू आर कंप्लीटली नॉर्मल, दे स्टॉप द ड्रग्स इमीडिएटली एंड देन दिस इज अ डिजास्टर. ठीक है, सो व्हेन इंशाल्लाह व्हेन यू बिकम डॉक्टर्स, इवन नाउअडेज अगर आपके घर में लोग हैं और किसी को ब्लड प्रेशर और आप किसी दिन किसी का बीपी चेक कर लें एंड इट्स 120/80 या इस तरह से, और ओके ओ आपको ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ठीक थे, इट्स वेरी नॉर्मल, इसका ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट डे आपकी अम्मी या अबू दे स्किप अ डोज. ठीक है, सो दे मस्ट टेक द ड्रग्स बिकॉज इट्स नॉर्मल विद द ड्रग्स. सिमिलर द केस विद द डायबिटीज मेलाइटिस. देन इंक्रीज लिपिड्स विच कैन अकर ड्यू टू इंक्रीज मतलब कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, अदर फैक्टर्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई, एंजाइटी हो गई. अच्छा, इसमें जो ओबेसिटी आती है तो आजकल सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज द सेंट्रल ओबेसिटी. सेंट्रल ओबेसिटी का ये मतलब है कि किसी का पेट बहुत ज्यादा लैक ऑफ एक्टिविटी से बड़ा हो जाए, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ओबेसिटी. नाउ दिस इज अ नॉर्मल ब्लड वेसल. ठीक है, नॉर्मल ब्लड वेसल में आप देख लें तो द ब्लड फ्लो इज कंप्लीटली नॉर्मल इन द बिगिनिंग. With the passage of time, when the atherosclerotic plaque develops, you can see in the diagram the blood flow continuously decreases. नजर आ रहा है बच्चे आपको? ठीक है. Yes. Now this is another picture. इसमें ये देख लें, ये छोटा सा एक पोर्शन ये कोरोनरी वेसल का है. यहाँ पे अगर आप देख लें, ये कोरोनरी वेसल का एक छोटा सा पोर्शन है और ये इसका enlarged form है. यहाँ पे we have got a lot of atherosclerotic plaque, so you can see the flow of blood is decreased. ठीक है, इस पिक्चर में ये देख ले, blood of flow blood decreased है. अब ये वाली जो फर्स्ट पिक्चर है बच्चे, इस केस में ये होगा कि ये वाले जो पेशेंट है ये नॉर्मली इसको कोई पेन नहीं होगा. ठीक है, when this person starts exercising a lot, या फॉर एग्जांपल सीढ़ियाँ चढ़ रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, तो जब हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड इतना बढ़ जाए कि ये this blood is not sufficient for it, so the person will feel pain, and then that is known as angina, because if he or she sits down for a little while और आप उनसे कह दें कि आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएं और मतलब उनको रिलैक्स कर दें, even if they don't take drugs, so when the heart rate and the heart activity decreases, the pain is usually relieved. तो जब भी एंजाइना का पेशेंट आपके पास आएगा, उनकी टिपिकल हिस्ट्री होती है कि डॉक्टर साहब व्हेन आई एम एक्सरसाइजिंग या मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है और मुझे चेस्ट में सीवियर पेन होता है, लेकिन जब मैं बैठ जाता हूँ तो आई डोंट फील एनी पेन. सो दिस इज अ टिपिकल हिस्ट्री ऑफ अ कार्डियक पेशेंट. नाउ इन द सेकंड डायग्राम यू कैन सी जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन गया है. द ब्लड क्लॉट इसलिए हो जाता है कि ये
atherosclerotic plaque जो होती है, it is a rough surface. तो whenever the blood comes in contact with a rough surface, जैसे जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं, so the surface become rough, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने ऐसे मैकेनिज्म बनाया कि वहाँ पे coagulation of blood होते हैं, and a blood clot is formed. So due to this roughness of the atherosclerotic plaque, in the second diagram you can see कि there is a blood clot. A blood clot की वजह से the blood supply is completely stopped. तो आगे अगर आप उस हार्ट में देख लें, एक मिनट में आपको ये देखिए, दिस इज द एरिया ऑफ द इनफार्क्ट, मतलब ये एरिया है which is getting no blood supply at all. So this person will, and unless and until you take the person to the hospital. So even if the person survives, उसकी डेथ नहीं होती, लेकिन ये एरिया जो completely damage हो गया है due to ischemia, this is usually irreversible. In some cases, if it is very mild, it can be reversible depending upon the amount of damage. जैसे ये part है इसका, तो ये ischemia की वजह से completely damage हो जाएगा, ठीक है? और damage होगा, that's about depends upon the for how much time the blood remained completely stopped. अच्छा, इस point पे collateral circulation की significance आ जाती है. अगर इन वेसल्स के आपस में ब्रांचेस बहुत ज्यादा होते और वेल डेवलप्ड होते, तो अगर यहाँ से ब्लड सप्लाई स्टॉप होता तो किसी और ब्रांच से ब्लड यहाँ पे आ जाती, ठीक है? मतलब अगर यहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन होती तो ब्लड एक जगह से अगर स्टॉप होती तो और जगह से आ जाती है, and they would not have suffered from heart attack. So this is the reason we encourage you to do exercises. So acute coronary occlusion occurs in atherosclerotic heart. Atherosclerotic plaque can cause a blood clot called a thrombus. जब तक ये blood clot बनता है and it remains attached with the vessel wall, it is known as a thrombus. कभी कभार ये bad luck हो जाती है कि the thrombus become detached. मतलब है कि एक thrombus बन गया है inside a vessel, veins में बन गया है, and with the passage of time क्या हो गया कि छोटा सा clot ambulance. अब एम्बुलेंस का क्या प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, तो वेन वगैरह उनमें छोटे छोटे क्लॉट्स बन सकते हैं ड्यू टू स्टेसिस कि ब्लड रुका हुआ है. अब ये छोटा माइन्यूट क्लॉट अगर यहाँ से it will enter the heart. When the heart pumps the blood into the lung vessels, this clot will move along with the blood into the lung vessels. अब pulmonary vessels अगर आप मतलब imagine करें तो वो ऐसे होते हैं कि first there's a big artery and then it multiplies into किसी ना किसी जगह पे पहुंच के ये एम्बुलेंस वहाँ पे ब्लॉकेज कर देगा, और ये ब्लॉकेज डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द प्लेस, इट कैन लीड टू इवन immediate death of the person, which is known as pulmonary embolism. ठीक है? अच्छा, तो यही है कि अगर थ्रोम्बस हट जाए तो उसको हम एम्बुलेंस पे कह सकते हैं. लोकल मस्कुलर स्पैज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज में आकर, ठीक है? इसी तरह से जो एथेरोस्क्लेरोटिक वॉल्स होते हैं वो रफ होते हैं, सो लोकल मसल्स जो स्मूथ मसल्स हैं ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज दे माइट गेट इरिटेटेड एंड देन लोकल स्पैज्म कैन अकर एंड इट कैन लीड टू सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस ऑफ द वेसल. सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस का ये मतलब है कि अगर वेसल कंप्लीटली ब्लॉक होगा स्पैज्म की वजह से, ब्लड आगे नहीं जाएगी, तो लोकली क्लॉटिंग विल स्टार्ट, कि जब भी ब्लड फ्लो को आप स्टॉप कर देते हैं तो उस जगह पे क्लॉटिंग स्टार्ट्स. Now this is another picture. ये जो नीचे पार्ट में पिक्चर है, this is an actual histological slide, ठीक है? मतलब ये रियल है. So you can see this is a normal vessel, and over here you can see there's a lot of deposition of the cholesterol, and this has narrowed the vessel, ठीक है? Now value of collateral circulation in the heart, it is the same कि हमेशा collateral circulation if the other one is right, minute branches are present which are connected with one another. Normally these are not very well developed, but if you make it a routine to exercise regularly, then these branches can become very well developed, and if God forbid one of the vessels becomes blocked, the collateral supplies sufficient blood to that portion of the heart
and no permanent damage can occur. मतलब मे भी पेन स्टार्ट हो जाए एंजाइना टाइप, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि परमानेंट डैमेज हो जाए. Now we'll come to the, this is again the myocardial infarction. I think कि इतने डिटेल में इसकी जाने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है. So this is again myocardial infarction. ठीक है. Now what are the signs and symptoms? How you will know there is cardiac pain? अच्छा, ये डिपेंड करता है विद इन द प्रेजेंटेशन. इस स्टेज में फर्स्ट ईयर में है, इतना फ्रॉम एक्सपीरियंस आई कैन सी कि ये भी एक बार पेशेंट आता था, वो कहता था कि मेरे लोअर जॉ में पॉइंट करते थे, बहुत सख्त पेन है, लेकिन विद एक्सपीरियंस व्हेन यू फाइंड आउट, जब आप उसको देखते हैं तो यूजुअली द पर्सन इज वेरी पेन, देयर इज कोल्ड स्वेटिंग, एंड देन व्हेन यू डू द ईसीजी यू फाइंड आउट देयर इज अ मतलब देयर इज अ एमआई. ठीक है. इसी तरह से वंस आई हैड अ पेशेंट हु केम विद अ सीवियर बैक पेन बिटवीन द स्कैपुलर region. ठीक है. We gave him a local मतलब analgesic हमने उसको दे दिया, local तो नहीं, sorry, intravenous, लेकिन still it didn't it wasn't relieved. So naturally we had the next step, we had to do the ECG, and when we did, there was a posterior wall MI very well developed. Posterior wall of the heart was completely ischemic. So the presentation might be different in different cases. Similarly, diabetic patients अगर आपके फैमिली में हो तो उनमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि प्रोलॉन्ग डायबिटीज से नर्व्स की डैमेज हो जाती है. सो यूजुअली द डायबिटिक्स दे डोंट फील पेन. सो डायबिटिक्स के मुझे भारीपन फील हो रहा है चेस्ट में, देयर इज अ टाइटनेस इन द चेस्ट. When you look at them, they are quite pale, usually very cold, and there is cold sweating coming on. So whenever a diabetic patient complains of dyspnea or chest compression or tightness, so there's no harm in doing an ECG. मतलब ECG कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि उससे डैमेज हो जाएगा. So it's much better कि कोई डैमेज हो जाए तो you do an ECG in such cases. Causes of death in ischemic heart disease: acute myocardial infarction, a thrombus form in a coronary artery, death of more than 1/3 of the left ventricle will lead to severe heart failure. मैंने आपको बताया था ना कि हार्ट का डैमेज होगा. दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ मच दिस मतलब ब्लॉकेज इज प्रोलॉन्ग, प्लस कहाँ पे ब्लॉकेज हो है. अगर मेन ट्रंक में हो गया तो बहुत ज़्यादा एरिया डैमेज हो जाएगा. ठीक है. तो अगर बहुत ज़्यादा एरिया डैमेज होगा तो इसमें डेथ इसलिए हो जाती है कि उसमें जब आप खुद सोचे अगर एक पार्ट इस्कीमिक है तो वो एक फाइब्रोटिक टिश्यू होगा. सो व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट्स सो दैट पार्ट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कंट्रैक्शन एट ऑल. अब बाकी हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है और एक पार्ट उसका नहीं कंट्रैक्ट कर रहा, सो दिस विल लीड टू इर्रेगुलर रिदम. और अगर इर्रेगुलर रिदम होगा जैसे फिब्रिलेशन वगैरह, सो द पर्सन कैन डाई. सिमिलरली कोरोनरी ओक्लूजन से क्या होगा? दिस डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, डैमिंग ऑफ ब्लड इन द लंग्स व्हिच इज नोन एज पल्मोनरी एडिमा. अगर हार्ट में ब्लड जमा होगा सो नेचुरली लेफ्ट, अब खुद सोचिए, लेफ्ट एट्रियम already has blood and the pulmonary vessels are coming and emptying into the left atrium. If there is blood already present, so they won't be able to empty completely, so back pressure will develop, and this back pressure then it is known as pulmonary hypertension. And whenever pulmonary hypertension becomes too much, so it will lead to leakage of fluid from the capillaries, pulmonary capillaries, into the interstitial spaces as well as alveoli, and this is known as pulmonary edema. Then fibrillation of the heart can occur, and even rupture of the heart can occur. Rupture of the heart I saw once in my life. That was due to a patient with a severe myocardial infarction who survived. Later on जो उसका portion जो infarcted था, ischemic था, वो fibrotic था. तो जब भी उसका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता था तो उसका वो वाला पोर्शन जो होता है इट यूज्ड टू जैसे बैलून की तरह वो फूल जाता था. तो विद रिपीटेड मतलब वो बंदा गांव से आया हुआ था हु इज नेवर डायग्नोस्ड ऑन द राइट टाइम. सो बार बार होने से वो बैलून की जो वॉल है वो पतले होते गए ना. अल्टीमेटली ही प्रेजेंटेड टू द emergency with rupture of the heart. That part was ruptured then. Now what are the treatments? Coronary dilators, nitrates are the drugs. जैसे हम कहते हैं ना ingested, जो जुबान के नीचे गोली रख देती है, that's a local nitrate. So nitrates are the drugs which cause vasodilatation of the coronary vessels. Beta blockers. What is the function of a beta blocker? It slows down the heart. Heart rate को कम कर देता है. तो अगर heart rate कम होगा, so the activity of the heart will decrease and the oxygen demand will decrease. Angioplasty. Angioplasty means dilate the area of constriction. Then we have a stent, and then we have a bypass surgery.
नाउ लेट मी टेल यू अबाउट एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी ऐसे करते हैं कि कैथेटर होता है, उसकी टिप पे वो छोटी सी बैलून होती है, लेकिन वो अभी डायलेट आपने नहीं की होती। आप अंडर ऑब्जर्वेशन, इसको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी एट द सेम टाइम होती है। यू मेक दैट stent pass into the from anywhere you can enter it. For example, if you enter it from the inferior vena cava, it will enter the हार्ट, और फिर उसके कंट्रैक्शन के साथ ये कैथेटर की टिप पे छोटी बैलून होती है, सो इट मूव्स अलोंग विद द ब्लड एंड अल्टीमेटली इट विल रीच द coronary vessels. The moment when it reaches the coronary vessels, तो वहाँ पे आप डाई प्रोजेक्ट कर देते हैं। मैं भी आपको उसकी पिक्चर बता दूंगी। वो डाई आपको बता देगी कि किस जगह पे कंस्ट्रिक्शन है। उस एरिया पे जब ये कैथेटर का टिप आप पहुंचा देते हैं तो यू डायलेट दैट बैलून, तो वो थोड़ा सा उस एरिया को डायलेट कर देता है। इफ द कंस्ट्रिक्शन इज नॉट वेरी मच, दिस इज सफिशिएंट। अगर ये नहीं, इससे काम नहीं चल सकता, देन यू पुट अ स्टेंट, और अगर स्टेंट से भी काम नहीं होता, देन द अल्टीमेट इज द बाईपास सर्जरी व्हिच इज डन इन द एंड। So this is coronary angiography, that is you put a dye in the coronary arteries and then you make a movie of it. इसकी proper एक record होती है और फिर इसमें सारे डॉक्टर्स मिलके they do a conclusion. अब इसमें अगर आप देख लें तो डाई जहाँ पे ये दो एरोज दिए गए हैं, इस एरिया में कंस्ट्रिक्शन है बहुत ज़्यादा, मतलब ये डाई की वजह से आपको नज़र आ रहा है क्लियरली कि कहाँ पे ये कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये देखिए ये वाली एरिया, इसमें there is a constriction over here, so the problem is over here. So the first choice is a stent. This is a picture of a coronary stent, intracoronary stent. ये ही इसी एंजियोग्राफी वाले प्रोसेस से उस एरिया में डाल दिए जाते थे। पुराने ज़माने के जो स्टेंट्स थे उसमें यह प्रॉब्लम था कि देयर वाज अ प्रॉब्लम कि क्लॉट्स यूजुअली इसके अंदर डेवलप हो जाते थे एंड द स्टेंट्स यूज्ड टू फेल। Nowadays the special stents are available, no doubt they are very expensive, लेकिन उसमें एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स होती हैं built in, so that anti clotting substance is released continuously in the stent, so this stent will never get blocked with a clot. Now this is a picture. In the first picture you can see a stent, ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे रख दी, that's it. दूसरे में अगर आप देखें, दिस इज नोन एज अ ग्राफ्ट या बाईपास सर्जरी। यहाँ पे द कंस्ट्रक्शन इज सो मच यू कांट पुट एनी स्टेंट इन इट एंड यू कांट इवन डायलेट इट। सो यहाँ पे आप वेन या आर्टरी का एक पोर्शन लेंगे, यहाँ पे उसको स्टिच कर देंगे और यहाँ पे, अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई स्टॉप है लेकिन ब्लड यहाँ से जाएगा यहाँ पर, सो द ब्लड सप्लाई विल बी रिज्यूम्ड एंड कार्डियक इस्कीमिया विल बी रिलीव्ड। दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ बाईपास सर्जरी। जमाने में ये लोग इसको हम कहते थे ना CAVBG, कार्डियक जो है आर्टरी का वीनस बाईपास ग्राफ्ट। वीनस इसलिए कहते थे कि इसमें लार्ज सफिनस वेन यूज होती थी। ठीक है, लार्ज सफिनस वेन आप इजीली रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑफ द लेग्स एंड देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट, क्योंकि वो उसमें जो डीप वेन्स है वो वेरी वेल डेवलप्ड हो जाती है एंड देयर इज नो एडिमा इन द लेग्स एट ऑल। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम होता था कि वेन, लार्ज सफिनस वेन, अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं आई डोंट नो, उसके अंदर वाल्व्स होते हैं, तो बिफोर यू यूजिंग इट एज अ ग्राफ्ट आप उसको पहले उल्टा करते थे कि वेल्व्स बाहर की तरफ आए और बाहर की तरफ जो अंदर आ जाए। ठीक है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते थे क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वॉल्स ऑफ द वेन्स एज कंपेयर्ड टू द arteries, so sometimes even these bypass जो vessels होते they used to get blocked. So nowadays यहाँ पे जब next slide में देख लें, sorry figure में, it is an internal mammary artery. Nowadays this is used all over the world and it gives excellent result. ठीक है, अच्छा bypass surgery तब करते हैं जब, क्योंकि it's a very large surgery जिसमें आपको पूरा sternum काट के heart को expose करना होगा and you have to put the person on a heart lung machine जिसमें आर्टिफिशियली द ब्लड इज पंप थ्रू आउट द बॉडी और उसके हार्ट को आपने स्टॉप करना होगा एंड देन परफॉर्म द सर्जरी। तो इसमें बहुत ज़्यादा आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है, इट इज़ अ वेरी प्रोलॉन्ग सर्जरी एंड यू बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है फॉर ट्रांसफ्यूजन एज वेल, क्योंकि नेचुरली अगर आर्टिफिशियल मशीन से कॉन्स्टेंटली ब्लड पंप होगा तो आरबीसीज रप्चर होते जाएंगे। ठीक है बच्चे, नाउ व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना पेक्टोरिस मैंने आपको बताया कि पेन होगा लेकिन इट्स रिवर्सिबल। So there's progressive constriction of the coronary arteries, कार्डिक पेन होगा और इसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस मींस की चेस्ट में होता है। ठीक है, इट अपीयर्स व्हेन द ब्लड लोड ऑन द हार्ट इंक्रीजेस, मतलब नॉर्मली नहीं होगा। पेशेंट की टिपिकल हिस्ट्री होगी कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या बहुत ज़्यादा काम करता हूँ उसके दौरान मुझे पेन होता है, यूजुअली फेल्ट बीनीथ द स्टर्नम
एन ऑफर रेफर टू द लेफ्ट आर्म, वो आपको कहेगा कि चेस्ट में पेन हो तो साथ में मेरा लेफ्ट शोल्डर और आर्म और इवन नेक एट टाइम्स दे से कि इट इज ऑल्सो the pain is radiated over there as well. Exercise or emotional stress increases angina. ठीक है, मतलब जब भी कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है या बहुत ज़्यादा उसको सदमा पहुंचता है, जैसे आप टीवी या मूवीज़ में देखते हैं, तो उससे पेन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इमोशंस में सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है बच्चे, ट्रीटमेंट इसका ये है, व्हेन द पर्सन कम्स टू यू, यू विल पुट द पर्सन ऑन वेसोडाइलेटर ड्रग्स, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन एंड अदर नाइट्रेट्स। इसमें जैसे आप उसे कहेंगे कि जैसी पेन हो तो जुबान के नीचे एंजेस्टेड इज अ ड्रग, यू कैन पुट इट देयर ऑन द स्पॉट, और उसकी रिस्पॉन्स बहुत अच्छी होती है, बहुत इंस्टेंट होता है। दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स, जिसको हम प्रोपेनोलॉल भी कहते हैं, और मार्केट में ICI कंपनी वाली दैट्स नोन एज इंड्रॉल। इट को इनहिबिट्स द सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट डिक्रीज हो जाए सो ऑब्वियसली द हार्ट रेट विल डिक्रीज। ठीक है बच्चे, और हार्ट रेट डिक्रीज होगा सो द वर्कलोड ऑन द हार्ट विल आल्सो डिक्रीज। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? मैम जी मैम मुझे ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मैम ये दोनों सब टाइप्स हैं एक दूसरे की, इनमें फर्क क्या है अच्छा, मैम बेसिकली? अच्छा बच्चे, इस्कीमिक हार्ट डिजीज वो सारी डिजीजेस जिसमें हार्ट के इस्कीमिया हो, इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एंजाइना बोथ आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, इस्कीमिक हार्ट डिजीज मीन्स कि पैसे जब हम लोग नहीं कहते पेशेंट को कि ओबीज अगर हो कि आप एक्सरसाइज करें, वेट कम करें ताकि आपको इस्कीमिक हार्ट डिजीज ना हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उसे कहें कि हार्ट अटैक। हम ये कहते हैं कि ग्रेजुअली आपकी जो कार्डियक जो आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज है, वो ऐसे ना हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिकम सो नैरो कि the blood supply to the heart becomes reduced and ischemia develops. So these all will come under the heading of ischemic heart diseases. इसको हम कहते हैं ना ischemic heart diseases. There are many. ठीक है, next. अच्छा, फिर एंजाइना इस वक्त खैर आप डिटेल में ना जाए, मैंने आपको शॉर्ट इसलिए बताया कि क्लिनिकल आप वी डोंट एक्सपेक्ट दैट मच फ्रॉम यू। फिर इस तरह से ये एंजाइना की भी बहुत सी टाइप्स होती है, कुछ स्टेबल एंजाइना होती है, कुछ अनस्टेबल। स्टेबल का ये मतलब है कि पेशेंट कहते हैं कि पेन होता है, जब मैं बैठता हूँ तो पेन रिलीव होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आएंगे वो कहते हैं कि मुझे ऑन एंड ऑफ पेन होते हैं, फिर खुद ठीक होते हैं, एंड दैट दे आर नॉट, मतलब दे आर नॉट वेरी रिलायबल कि कैसे रिलीव होंगे। उस केसेस को फिर हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। उसका प्रोसेस ये होता है कि यू हैव टू एडमिट द पेशेंट इन CCU फॉर सम टाइम, जिसके दौरान फिर आप उसकी एंजियोग्राफी और अगर ज़रूरत पड़े एंजियोप्लास्टी वगैरह सब करेंगे। ठीक है बच्चे, मैम एंजाइना डैमेज तो कुछ नहीं होता ना, हार्ट टिश्यू को डैमेज होता है, जस्ट पेन होता है। पेन होता है, और अगर वो इमीडिएटली रिलीव हो जाए सो देयर इज नो डैमेज टू द टिश्यू। अगर डैमेज टू द टिश्यू अगर हो तो उसको फिर हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, एंड दैट इज यूजुअली ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज। मतलब रिड्यूस्ड का तो इलाज है ना बच्चे, मतलब अगर किसी पेन हो और अगर वो भाग रहा है तो वो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली पेन की वजह से बैठ जाएगा, एक नॉर्मल नेचर है ना, बैठेगा, रेस्ट लेगा, रिलैक्स करेगा, तो ऑटोमेटिकली इस टाइम में वर्क मतलब हार्ट की कंट्रैक्शंस कम हो जाएगी और पेन रिलीव हो जाएगा। लेकिन अगर कंप्लीटली ब्लॉक हो गया तो चाहे वो बैठे लेटे कुछ भी नहीं होगा। जी जी, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है मैम, ये एंजाइना पेक्टोरस का सीवियर फॉर्म है या मतलब? हाँ, यू कैन कॉल इट द सीवियर फॉर्म, बस इसमें ये डिफरेंस है कि एंजाइना में देयर इज ओनली नैरोइंग ऑफ द वेसल, ब्लॉकेज अभी नहीं है बच्चे। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज में तो इसमें ये होता है कि नैरो है वेसल और ब्लॉक नहीं है, तो जब वर्क नॉर्मली वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है ठीक ठाक हार्ट को, क्योंकि हार्ट डजंट नीड नॉर्मली इतना ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए होता है, सिर्फ अंडर स्ट्रेस या एक्सरसाइज उसको पेन होता है। ठीक है, और हार्ट अटैक या MI का ये मतलब है कि कंप्लीट ब्लॉक हो जाए, वो वेसल बंद हो गया। अगर वो बंद हो गया तो ऑब्वियसली इट विल डू अ लॉट ऑफ डैमेज। जी मैम इन्फार्क्शन और गैंग्रीन, मैम इनमें क्या फर्क है? अच्छा, इन्फार्क्शन और गैंग्रीन का ये डिफरेंस है कि गैंग्रीन तो पेरिफेरल टिश्यूज में होते हैं ना, दैट्स मच डिफरेंट एज कंपेयर टू द इन्फार्क्शन। ये इंशाल्लाह क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएंगे। वो पेरिफेरल टिश्यूज में ये होता है कि एक मतलब अगर ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई तो वो एरिया ब्लूइश, ग्रीन, ब्लैक या व्हाटएवर यू कैन कॉल इट बिकम्स लाइक दैट और कंप्लीटली। हार्ट में ये है कि वो एरिया फाइब्रोटिक हो जाती है, लेकिन सिंस देयर इज सम अमाउंट ऑफ ब्लड तो इनसाइड द हार्ट होता है तो इट नेवर बिकम्स दैट गैंग्रीनस टाइप। ठीक है, मैंने आपको एक वो रप्चर ऑफ द हार्ट में जो स्टोरी बताई, तो उस बंदे में, बेचारे बूढ़े बंदे में गांव में रहता था, तो उसका MI के बाद ही हैड रिकवर्ड विद ट्रीटमेंट, लेकिन द पार्ट व्हिच वाज लाइक वेरी थिन, वो फाइब्रोटिक था, प्रॉपर मसल नहीं थी, तो हर मर्तबा सिस्टोली के दौरान वो
मतलब है एक बैलून की तरह फूल जाता था, लेकिन नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यूज डज नॉट अकर इन द हार्ट। तो उसमें यह था क्योंकि अंदर से तो ब्लड मौजूद होता है तो इट डू गेट अ लिटिल बिट ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन क्योंकि कार्डियक मसल्स डैमेज्ड है तो वहाँ पे आपके पास फिर फाइब्रस टिश्यू होगा, कार्डियक मसल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली वो बैलून इतनी थिन हो गई कि नेक्स्ट टाइम व्हेन द सिस्टोली अकर्ड दैट रप्चर। ठीक है, तो इसमें गैंग्रीनस स्टेज में नहीं पहुंचते, कभी भी इतना नहीं होता। इसमें रप्चर ऑफ हार्ट भी बहुत रेयर है, यू विल सी वेरी रेयरली, लेकिन कॉमनली ये होता है कि अगर डेथ ना भी हो तो या फिब्रिलेशन में चला जाता है, क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे एवी ब्लॉक के बाद जब ये सिग्नल जाती है किस तरह से वो सर्कुलेट करती है इनटू द वेंट्रिकल्स एंड देन द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट। सो इफ पार्ट ऑफ इट इज डैमेज तो यही जो कंडक्शन है ये भी डैमेज हो जाएगी ना। ठीक है, तो अगर कंडक्शन डैमेज होगी सो नेचुरली इरेगुलर हार्ट रिदम्स कैन अकर इन दिस केसेस। सो फिब्रिलेशन एक होता है फ्लटर, एक फिब्रिलेशन। फ्लटर इज अ माइनर फॉर्म ऑफ फिब्रिलेशन, फ्लटर डज नॉट यूजुअली लीड टू डेथ, लेकिन फिब्रिलेशन में कार्डियक आउटपुट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ये वही केसेस होते हैं जो आप टीवी वगैरह में अक्सर देखते हैं कि पेशेंट आता है, जब आप उसका पल्स देखते हैं तो जीरो, अनकॉन्शियस होता है, घर वालों का ख्याल होता है मर गया। ठीक है, हार्ट रेट आपको फील भी नहीं होगी, पल्स नहीं होगा, डीप ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेबल नहीं होता। व्हेन यू कनेक्ट दिस पेशेंट टू अ मॉनिटर तो आपको नजर आएगा कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो जैसे एक छोटी सी वेवी लाइन होती है, लेकिन प्रॉपर ईसीजी नहीं होती, PQRS कॉम्प्लेक्सेस बिल्कुल नहीं होते, छोटी छोटी वेव्स वाली लाइन होती है। सो इमीडिएटली यू विल गेट टू नो कि दिस इज अ केस ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड द पर्सन इज स्टिल अलाइव। तो इसमें हम लोग वो जो नहीं होता, वो जो कार्डियोवर्जन करते हैं, जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो इलेक्ट्रिक शॉक का ये फायदा होता है कि जब आप उसको देते हैं तो ड्यू टू द पैसेज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो थोड़ी देर के लिए हार्ट सिस्टली में चला जाता है, सिस्टली में, सॉरी सिस्टली में एक ये बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन इन द, मतलब मॉनिटर पे आपको नजर आ रहा होता है जब आप ये करते हैं, स्ट्रेट लाइन आता है। और उसके बाद यूजुअली फर्स्ट नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में यूजुअली द हार्ट रिज्यूम्स इट्स नॉर्मल रिदम ऐसे नोट के साथ, और ये प्रॉपर कंट्रैक्शन स्टार्ट करता है। और इसमें ये होता है कि इमीडिएटली पेशेंट आंखें खोलता है और बैठ जाता है, एंड जो अटेंडेंट्स होते हैं तो उनको लगता है कि जस्ट बिकम अ मिरेकल कि एक मुर्दा बंदा जिंदा हो गया। ठीक है, सो दिस इज केसेस ऑफ फिब्रिलेशन। मतलब अगर कोई बंदा मरा हो और आप उनको जितनी मरतबा कार्डियोवर्ट करें अगर स्ट्रेट लाइन है, देयर इज वेरी रेयरली आई हैव सीन अ केस जो रिवर्ट हुए हैं। मतलब वी डू इट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द अटेंडेंट्स, लेकिन बहुत कम। लेकिन फिब्रिलेशन में हमेशा तकरीबन पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, थैंक यू मैम।